मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। इस बच्चों आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं की। और बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। और बच्चों, आज का पाठ है 6वां पाठ, भूमि उपयोग भाग 1। इस बच्चों आज हम सीखेंगे पाठ 6 भूमि उपयोग भाग 1। यानी बच्चों हम लैंड यूज की बात कर रहे हैं, लैंड यूज पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के इस पाठ को पढ़कर आप सीख पाएंगे इस भूमि का उपयोग किस तरह से होता है। इस भूमि के उपयोग के प्रकार आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। इसके साथ साथ नगरीय भूमि के बारे में बात करेंगे, व्यवसायिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, इस सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रों के बात करेंगे तथा मिश्रित भूमि उपयोग की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अगर भूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने घर के नकाशे अर्थात नक्शा यानी मानचित्र बनाने की बात हो रही है। तो अपने घर का नक्शा बनाओ, बताओ कि इस नक्शे में दी गई व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं। इस बच्चों, तो आप को ये कृति स्वतः करनी है। जैसे बच्चों अपने घर का आप नक्शा बनाइए जिसमें आप ये बताइए उसमें रसोई अर्थात किचन कहाँ है, पूजा घर कहाँ है, गुसल खाना किधर है, आंगन किधर है, बैठक खाना किधर है और शयन कक्ष अर्थात बेडरूम किधर है। तो अगर बच्चों घर की बात कर रहे हैं तो दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप एक घर देख पा रहे हैं इस घर के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो नक्शा तैयार होने पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करना है। अब चर्चा किस पे करना है आपको कि प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों होता है। बच्चों, तो अगर हम व्यवस्था की बात करें तो जैसे अगर हम बात करें हम शयन कक्ष की बात, अगर बेडरूम की बात करें, रसोई की बात करें या बैठक खाना की बात करें, तो आखिर में प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों होता है यह आपको सोचना है। यदि इन व्यवस्थाओं का स्थान निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे भी आपको चर्चा है कि अगर ये इन व्यवस्थाओं का स्थान अगर निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे भी आपको चर्चा करना है और सोचना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, तो आपको ध्यान में आया होगा कि घर में प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित होता है। बच्चों, तो जैसे ही आप रसोई घर में किचन में आप घुसते हैं तो आप देखते हैं किचन में भी आप देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जहाँ भी आपके जो घर में आपके जो भी रसोई में आपके काम करने के लिए जो काम करते हैं उसको भी व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। इसी तरह से घर में आप देखते हैं, चाहे बेडरूम की बात करें, किचन की बात करें, तो ऐसे अगर घरों की बात करें तो बच्चों, चाहे घर कोई भी हो, यानी चाहे हम बात करें पक्के मकान की बात करें, कच्चे मकान की बात करें, यहाँ तक झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, वहाँ भी प्रत्येक वस्तु के जितने में जो भी व्यवस्था है जितने में है वहीं पर भी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है। तो चाहे पक्के मकान की बात हो, चाहे कच्चे मकान की बात हो, घर तो घर, ध्यान रखना है। तो चलिए, यदि यह स्थान निश्चित न किया जाए तो घर अव्यवस्थित लगता है एवं घर में चहल पहल करते समय बाधाएं उत्पन्न होगी। राइट, तो आपको ध्यान में आया होगा कि इसके पहले अभी प्रश्न था कि अगर घर में व्यवस्थित रूप से चीजें न रखी जाएं, तो क्या होगा, घर में तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर इन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं रखा जाए। तो इसीलिए यहाँ वहाँ अगर चहलकदमी करते समय अगर यहाँ वहाँ सामान बिखरे पड़े रहेंगे, अव्यवस्थित रहेगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर अगर हम यूँ कहें कि जो एक कृति के संदर्भ में बात हो रही है, गतिविधि की बात हो रही है, जैसे
ये व्यावसायिक, निवासी क्षेत्र, खाली भूमि, मनोरंजन, उद्योग, परिवहन, कृषि, संस्था या मिश्र भूमि उपयोग। तो ये कृति करनी है और सबको मिल करके करनी है। यस बच्चों, तो बच्चों ये कृति तो इस समय नहीं हो सकती क्योंकि तमाम प्रकार की जो वैश्विक समस्या चल रही है। यस, लेकिन अपने घर के सदस्यों के द्वारा इस कृति को आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने घर के सदस्यों को शामिल करते हुए इस कृति को स्वतः आप घर पे कर सकते हैं। तो करना है, यस, नामों के फलक तैयार करना है जिनकी हमने चर्चा की, और इस तरह से गोल में लेकर के खड़े हो जाना है। और इसके बाद पर्चियाँ तैयार करनी है और डिब्बे में उन्हें रखना है, जैसे दुकान, बगीचा, बैंक, बर्तनों का कारखाना, विद्यालय, बंगला, निवासी इमारत, माल, हॉकी का मैदान। ये इस तरह जो है, बस स्टॉप की बात करें, हवाई अड्डे की बात करें, बैडमिंटन कोर्ट की बात करें, यस। और इसके बाद प्रत्येक सदस्य की हम बात करेंगे, क्योंकि अगर घर पे आप ये कृति करेंगे, गतिविधि करेंगे, तो यस आप एक एक पर्ची उसमें से उठाएंगे और यस कह सकते हैं कि एक एक उसके पीछे खड़े होते चले जाएंगे। और इस गतिविधि को पूर्ण करने के बाद आप जो है इस पे चर्चा करेंगे। ये कृति आपको घर पे करनी है, जैसे आपके द्वारा विशिष्ट फलक जो भी आपने चुना उसका क्या कारण था। जैसे आपने जिस भूमि का चयन किया, चाहे कृषि की बात करें, परिवहन की बात करें, खाली भूमि की बात करें, तो आपने चुना तो उसके चुनने का कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इस तरह से बच्चों इस पे जो है अपना विचार भी लिखना है, जो सहसंबंध है उन पे भी विचार करना है। तो हम कृति की एक बात कर रहे थे कि आपने अगर जिस भूमि का चयन किया है तो उसका क्या उपयोग है वो आपको बताना है। हमारी आवश्यकताओं और भूमि उपयोग के बीच जो सहसंबंध है उस पर विचार करना है। तो बच्चे ये तो बात हुई एक्टिविटी की, गतिविधि की, जो कि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही मनोरंजक है, आप निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक है, आप इसे करेंगे। आइए हम लैंड यूज की बात करेंगे, भूमि उपयोग की बात करेंगे। जो जिस कृति की हम बात करें उसका इसका इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निकल कर आने वाला है। तो बच्चों, भूमि उपयोग अर्थात किसी प्रदेश में भूमि के होने वाले विभिन्न उपयोग की हम बात कर रहे हैं। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं से बनता है। समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते हैं। राइट, महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चर्चा हो रही है। राइट, ध्यान रखिए, जब हम भूमि उपयोग की बात करते हैं तो ये किसी प्रदेश में भूमि के होने वाले विभिन्न उपयोग की हम बात कर रहे हैं। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं से बनता है। इसकी मनुष्य भूमि का उपयोग किस तरह से करता है, यस, और भौगोलिक कारकों का उनका क्या रोल होता है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो समय के साथ भूमि के उपयोग में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों की भी बात हम आगे करने वाले हैं। इस बच्चे को अगर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर वह भूमि जिस पर खेती की जा रही है, वह भूमि जिसे चारागाह अर्थात पशुओं के चरने के लिए चारागाह बना दिया गया है, यस, तो इससे संबंधित या निवास के लिए अगर रहने की बात करें, या कंपनी कल कारखानों की बात करें, या वन क्षेत्र के लिए भूमि के तमाम उपयोग हैं। इन उपयोगों को हम विस्तार से आगे समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, वैसे मानव द्वारा भूमि का उपयोग विभिन्न कारणों हेतु बढ़ता गया। तो ये मानव की अपनी जो आवश्यकता थी धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती गई, और उसी तरह से भूमि के उपयोग का जो कह सकते हैं विभिन्न उपयोग है, ये वो भी बढ़ता चला गया। खनिजों से युक्त भूमि पर खनन कार्य किया जाने लगा, उर्वर समतल भूमि पर कृषि की जाने लगी। यहाँ पर इसको उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। आइए, एक बायुर चित्र दिया हुआ है, राइट, ध्यान से इस चित्र को आप देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए, चाहे हम कृषि की बात करें, खेती की बात करें, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर फसलों का उत्पादन आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर, या अगर हम वन की बात करें, यस, अगर बागवानी की बात करें, वन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस। तो इस तरह से बच्चों भूमि का विविध प्रकार का उपयोग जो है की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। भूमि उपयोग के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लैंड यूज। जिस बच्चों, तो ग्रामीण भूमि उपयोग,
यानी हम सबसे पहले समझेंगे रूरल लैंड यूज। ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ग्रामीण भाग में, देखिए गांव की अगर हम बात करें बच्चों, तो गांव में कृषि जो है मुख्य व्यवसाय होता है। कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय भी ग्रामीण भागों में किए जाते हैं। इसका परिणाम ग्रामीण अधिवासों की अवस्थिति पर दिखाई देता है। इसलिए ये अधिवास खेतों के पास, वनों के पास पाए जाते हैं। तो बच्चों अगर गांव की बात करें, ग्रामीण परिवेश की बात करें, तो बाईं ओर जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम गांव की बात करें, ग्रामीण परिवेश की बात करें, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस यानी ग्रामीण अधिवासियों की अवस्थिति की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये अधिवास खेतों के पास, वनों के पास, तो इस तरह से ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अधिवास खेतों के पास या वनों के पास पाए जाते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बात करेंगे। हम बात करेंगे कृषि भूमि अर्थात अरेबल लैंड की बात करेंगे। वह भूमि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खेती की जा रही है, तो ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? कृषि भूमि कहते हैं, अरेबल लैंड कहा जाता है। यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है। भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर हम खेती की बात करें, तो वह भूमि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खेती की जाती है उसकी अगर हम बात करें, यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है और भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। परती भूमि की बात करें यानी फॉलो लैंड की बात करें, तो वह कृषि योग्य भूमि जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हो। इस भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो किसान हैं एक दो मौसमों तक भूमि के कुछ भागों का उपयोग नहीं करते हैं। इस बच्चों तो ऐसी भूमि जो छोड़ दी गई है, जहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल खेती नहीं की जा रही है। लेकिन बच्चों इसे किस लिए छोड़ दिया गया है? इस भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो किसान हैं एक दो मौसमों तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करते हैं और ऐसी ही भूमि को परती भूमि कहा जाता है। बाद में इसमें खेती की जाएगी। तो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए एक दो मौसमों तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे ही भूमि को परती भूमि कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अगर हम वन भूमि की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट लैंड की बात कर लेते हैं। इस ग्रामीण भूमि उपयोग में सीमांकित वन भी एक प्रकार का भूमि उपयोग है। अगर हम सीमांकित वन भी एक प्रकार का भूमि उपयोग है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाईं ओर, इस वन क्षेत्र से लकड़ी, गोंद, घास इत्यादि वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े पैमाने पर आपको यहाँ पर वन दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, तो इस तरह के वन जिससे लकड़ियाँ प्राप्त होती है, गोंद, घास इत्यादि वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जिसे हम फॉरेस्ट लैंड या वन भूमि कहते हैं। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम चारागाह यानी मैदान की बात, ग्रासलैंड या पास्चर लैंड की बात करेंगे। यह जमीन गांव के पंचायत के अधीन होती है अथवा सरकार के अधीन होती है। बच्चों चारागाह की बात करें, पूर्ण गांव इसका स्वामी होता है, थोड़ी जमीन ही निजी स्वामित्व के अधीन होती है। बात कर रहे हैं चारागाह या मैदान की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जहां पर जो गांव के पशु हैं वे चरते हैं, इसीलिए इसका नाम चारागाह है। तो इस तरह ये जमीन गांव के पंचायत के अधीन होती है अथवा सरकार के अधीन होती है। पूरे गांव का जो स्वामित्व होता है वो इस जमीन पर होता है। थोड़ी जमीन ही निजी स्वामित्व के अधीन होती है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। नगरीय भूमि उपयोग की बात करें, अर्बन लैंड यूज की बात करेंगे। 20वीं सदी में नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई बच्चों, और धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या बढ़ती चली गई।
नगरीय भागों में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है, इसलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है। राइट, ध्यान रखिए, नगरीय भागों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है और यही कारण है बच्चों, यहाँ पर जो जमीन होती है वो सीमित होती है। जनसंख्या की तुलना में यहाँ पर जो जमीन है वो सीमित होती है और यही कारण है यहाँ पर ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर आपको दिखाई देती है, क्योंकि कम क्षेत्र में अधिक लोगों का निवास होता है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में ये ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और यही कारण है बच्चों, यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी की बात करते हैं, इस जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बात कर रहे हैं नगरीय क्षेत्र की बात करें। नगरीय भूमि का उपयोग किस तरह से हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से इस भूमि का अधिक से अधिक उपयोग तथा नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है, इसीलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न, ध्यान रखिए। व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें, कमर्शियल लैंड यूज की बात करेंगे बच्चों। शहरों का यानी शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस भाग में दुकानें, बैंक, कार्यालय, इस तरह से इसका समावेश होता है। अगर हम दुकानों की बात करें, बैंक की बात करें या विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय, जो ऑफिस जिसे कहा जाता है, उनका समावेश होता है। तथा केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र CBD की कल्पना का जन्म यहीं से हुआ है। उदाहरण के रूप में अगर समझे बच्चों, यस मुंबई स्थित फोर्ट अथवा BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बहुत चर्चित नाम है बच्चों, आपने जरूर सुना होगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, BKC आपने नाम सुना होगा। राइट, चूंकि इस तरह की हम बात करें कि किस तरह से इस जो केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र की कल्पना की अगर बात करें तो इसका जन्म यहीं से हुआ। और समझ सकते हैं कि ऐसे में जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से जब हम दुकानें, बैंक, कार्यालयों की बात करते हैं तो जो शहर के ऐसे क्षेत्र है जो कि बहुत विकसित हो जाते हैं। राइट, और इस तरह के जो है कल्पना, जो व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें, केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें, उसकी कल्पना का जन्म यहीं से। राइट, तो ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं यस मुंबई स्थित फोर्ट की बात करें या BKC की बात करें। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम रेजिडेंशियल लैंड यूज की बात करें, आवासीय क्षेत्र की बात करें। अब ये सब तक आप कमर्शियल देख रहे थे, व्यावसायिक देख रहे थे, अब आप आवासीय अर्थात रेजिडेंशियल लैंड यूज की बात करेंगे। इसमें जमीन का उपयोग लोगों के रहने के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में मकान, इमारतों का समावेश होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं तो चाहे हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, यस, या टाउन की बात करें, कस्बों की बात करें या शहरों की बात करें, यस, तो जमीन का उपयोग लोगों के लिए जो रेजिडेंस के रूप में यानी आवास के रूप में जिनका उपयोग होता है, ऐसे क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र या रेजिडेंशियल लैंड यूज कहा जाता है, जो रहने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब वो गांव में भी हो सकता है, कस्बों में भी हो सकता है, यस, और शहरों में, बड़े शहरों में। राइट, तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्रों में इस तरह की भूमि का जो उपयोग किया जाता है, यस, तो उसे कहते हैं रेजिडेंशियल या आवासीय क्षेत्र यानी रेजिडेंशियल लैंड यूज कहा जाता है इस तरह। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यातायात क्षेत्र की बात करें, ट्रांसपोर्ट लैंड यूज की बात करेंगे। राइट, तो बच्चों शहरों में लोगों और माल को लाने ले जाने के लिए यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ऐसी व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन हेतु तो शहर में विविध प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। उदाहरण के रूप में सार्वजनिक बस सेवा, रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें, मोनोरेल की बात करें, यात्री कारों की बात करें। यस, तो इस तरह से यस बच्चों, सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं। यस, तो किस तरह से शहरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से माल को ले आने और ले जाने की ये जो यातायात की जो व्यवस्था है, इस कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किस तरह से ये कम से कम समय में पहुंचाया जाए, इस तरह की व्यवस्था शहरों में होती है। राइट, तो इसके लिए चाहे हम
और यात्रियों के संदर्भ में चाहे देखें, सार्वजनिक बस सेवा की बात करें, रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें, मोनोरेल की बात करें, यात्रीकारों की बात करें, तो इस तरह सब मिला करके ऐसे ट्रांसपोर्ट लैंड यूज की बात करें, इस तरह की भूमि का जो उपयोग होता है बच्चों, उसे कहते हैं यातायात क्षेत्र, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट लैंड यूज। ओके, तो इसे आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र यानी पब्लिक यूटिलिटी एरिया, इसकी अगर हम बात करें बच्चों, जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानिक स्वशासन, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। उदाहरण के रूप में अस्पताल यानी हॉस्पिटल, यस, डाक सेवा की बात करें, पुलिस चौकी, पुलिस मैदान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि सुविधाएं, इस प्रकार की सुविधाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसे पब्लिक यूटिलिटी एरिया कहा जाता है, जिसे सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह एक चित्र आप सामने उदाहरण देख सकते हैं, यस, तो इसे कहते हैं सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, ध्यान रखना है। तो इस तरह की अगर जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को हेतु सुविधाएं स्थानिक स्वशासन की बात करें, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, इस तरह की व्यवस्था की जाती है, चाहे अस्पताल हो, डाक सेवा, पुलिस चौकी, पुलिस मैदान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, राइट। तो इस तरह की सुविधाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें, यस, रिक्रिएशनल लैंड यूज की बात करते हैं। यस, रिक्रिएशनल लैंड यूज की अगर बात करें तो बच्चों नगर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। ऐसे भागों का उपयोग मुख्यतः मैदानों, उद्यानों, जलतरण तालों, नाटक घरों इत्यादि के लिए किया जाता है। यस, तो बच्चों इसे कहते हैं मनोरंजन के क्षेत्र यानी रिक्रिएशनल लैंड यूज कहा जाता है। तो दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट, अगर क्षेत्र की बात करें रिक्रिएशनल के संदर्भ में, रिक्रिएशनल लैंड यूज, यस, तो इस तरह इज यूज फॉर एरिया सच एज पार्क, प्लेग्राउंड, गोल्फ कोर्स एंड एटसेट्रा, राइट। तो इस तरह से बच्चों इसका उपयोग किया जाता है, चाहे हम मैदानों की बात करें, उद्यानों की बात करें, जलतरण तालों की बात करें, नाटक घरों की बात करें, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं मनोरंजन के क्षेत्र यानी रिक्रिएशनल लैंड यूज कहा जाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम मिश्र भूमि उपयोग की बात करें, मिक्स्ड लैंड यूज की बात करेंगे। तो कुछ भागों में उपयुक्त सभी प्रकार के भूमि उपयोग एकत्र दिखाई देते हैं, जिसकी अभी अलग अलग बात कर रहे थे, तो कुछ भागों में ये जो सभी तमाम प्रकारों की चर्चा हमने की, इसमें ये सब एकत्र दिखाई देते हैं। ऐसे भूमि पर मिश्र भूमि उपयोग होता है। उदाहरण के रूप में जैसे निवासी क्षेत्र एवं मनोरंजन क्षेत्र, तो शामिल है एक साथ निवासी क्षेत्र भी और मनोरंजन क्षेत्र भी। मानचित्र में ऐसे भाग दिखाते समय विशेष रंगों का उपयोग करते हैं। जैसे निवासी अगर भाग दिखा रहे हैं तो लाल से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर बात करो बच्चे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए तो जो रेड में लाल लाल ये जो दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब, यस बच्चों, ये सब बस्तियां हैं, और बस्तियों में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं, राइट। तो इसलिए निवासी लाल से, व्यावसायिक नीला, और कृषि अगर की बात करें, खेती से संबंधित क्षेत्र है तो पीला, यानी कृषि को पीला, और अगर वन क्षेत्र है तो हरा, राइट। तो ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? लैंड यूज की बात कर रहे हैं, मिश्र भूमि उपयोग की बात कर रहे हैं, मिक्स लैंड यूज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानचित्र में अगर ऐसे भाग दिखाए जाते हैं तो उन्हें विशेष रंगों का उपयोग करके दिखाया जाता है, राइट। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। पार्ट 1 की हम बात कर रहे थे, तो हम भूमि उपयोग की बात कर रहे थे। हमने भूमि उपयोग के प्रकारों के संदर्भ में देखा, चाहे ग्रामीण भूमि उपयोग की बात करें, कृषि भूमि के संदर्भ में देखा, प्रति भूमि के संदर्भ में देखा, नगरीय भूमि उपयोग को देखा हमने, व्यावसायिक क्षेत्र की बात की, तथा आवासीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र तथा मनोरंजन मिश्र भूमि के संदर्भ में हमने देखा कि किस तरह से मिश्र भूमि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा। पार्ट 2 में जब हम आएंगे बच्चों, तो इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, संक्रमण क्षेत्र एवं उपनगरों के बारे में बात करेंगे, योजनाबद्ध शहरों के बारे में बात करेंगे, तथा बच्चों हम बात करेंगे 7/12 उतारा क्या होता है, राजस्व
से संबंधित तमाम चर्चा हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। राइट, तो चलिए बच्चों पार्ट 1 में हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। आइए, तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों और मानव के बीच होने वाली अंतरक्रिया से बनता है। तो बताइए कथन सत्य है या असत्य। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों एवं मानव के बीच होने वाली अंतरक्रिया से बनता है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा है, ध्यान से देखिए, ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। तो याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है। ग्रामीण भागों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। तो आपको याद आ गया होगा, यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन ध्यान से देखिए बच्चों, यस, तो अगला कथन है, नगर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। इसकी भी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों लास्ट में कथन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगला कथन है, नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम होता है। याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी कि नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में, यानी जनसंख्या अधिक होती है, उसकी तुलना में भूमि सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है। याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है। यहाँ दिया है जनसंख्या का घनत्व कम होता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी, यह कथन असत्य है। राइट, ये कथन असत्य है। तो अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना पड़ेगा। ये बच्चों, तो आप चलिए इसे सत्य करके लिखिए। तो देखिए इसे सत्य करके किस तरह से लिखेंगे। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो ऊपर क्या लिखा गया था बच्चों, जनसंख्या का घनत्व कम होता है, ये लिखा गया था, जो कि गलत था, असत्य था। तो उसे सत्य करके क्या लिखना है, जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। यस, तो नगरीय भाग में आपको ध्यान है बच्चों, जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, यस, कम नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह से कथन को आपको सत्य करके लिख देना। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस, अगर पार्ट की बात करें, लैंड यूज अर्थात भूमि उपयोग के पार्ट 1 के हिस्से को आपने पूरी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों खूब मेहनत से पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।